Good afternoon, everyone. Today is 19th September, and we are back again to discuss the important newspaper articles of the day. My name is Mayur, and I am a senior faculty at CSAPIS Academy. Today, we would be discussing 4 to 5 topics. As usual, those are covered from the Hindu, Indian Express, and the Assam Tribune. The article that we have selected encompass different dimensions of syllabus of mains. So first article, which is regarding the PDS reforms, public distribution system reforms, they touch upon the elements of poverty, they touch upon the element of governance. Second is about SDG 3, जो हेल्थ एंड वेलबींग के लिए रिलेटेड है, वो SDG 3 से सेकंड आर्टिकल है. Third is how technology can be a bare minimum basic instrument of good governance. Fourth one is about the India AI Impact Summit, and the last one is about Seva Parv. This is our Telegram channel. You can scan this to join the group and get access to the informative documents. This is about me. Here is one small but very important announcement. There would be all Assam test on current affairs. The mode would be online, and ये है 20 सितंबर को. That means it is going to be conducted tomorrow. इसमें जो top performers होंगे, the top 3 performers will get 50% discount on all UPSC and APSC GS Foundation batch. तो I would strongly advise कि आप टेस्ट दे दो. At least you would know कि आप कहाँ stand कर रहे हो. So scan this QR code, or you can simply download the app and you can give the test. Alright, let's get started. First article deals with the PDS reforms. हम जिन्होंने भी थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा हुआ है, they know कि PDS क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक वेलफेयर मेजर है जो गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, where they intend to provide subsidized food so that basic nutritional needs of the masses can be fulfilled. इस आइडिया से, जैसे हम पहले बचपन में सुना करते थे ना कि रेशन के दुकान से कुछ चीजें लेके आओ, रेशन कार्ड होता था, वो दैट वाज रिलेटेड टू दिस पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. दिस आर्टिकल आर्ग्यूज कि जो हमारे मेजर्स है, हाउ मच दे हैव बीन इफेक्टिव इन एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, what are the reforms needed in terms of what we are trying to achieve. कुछ सीरियल्स है, कुछ स्टैटिस्टिकल डिफरेंसेस है कि अमीर लोगों के पास ज़्यादा सब्सिडी जा रहा है, गरीबों के पास पीडीएस का इतना इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, कुछ रिप्लेसमेंट किया जा सकता है क्या. जैसे सीरियल्स है, सीरियल्स को क्या पल्सेस से रिप्लेस किया जा सकता है. जो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड प्रोडक्ट्स है, फूड ऑप्शंस है, क्या उनको हम प्रोटीन रिच सब्स्टिट्यूट से रिप्लेस कर सकते हैं. इसके बारे में ये आर्टिकल डिस्कस करता है. सो इसका बैकग्राउंड कंटेक्स्ट देख लेते हैं. एनएसएसओ जो है, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अपना हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे ये रिलीज किया 2024 का. ये ऑलमोस्ट 10 साल के बाद रिलीज हुआ. इसके पहले शायद 2014 या 13 में रिलीज हुआ था. आफ्टर 10 years एनएसएसओ ने अपना ये सर्वे रिलीज किया. इसमें कुछ अच्छी बात है और देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर ऑफ कंसर्न. ये वर्ल्ड बैंक ने 2025 में, मतलब इस साल वर्ल्ड बैंक ने ये कहा था, इसे एस्टिमेट किया है, पब्लिश डॉक्यूमेंट है, कि इंडिया का जो एक्सट्रीम पावर्टी है that has reduced from 16.2% in 2011-12 to just 2.3% in 2022-2023. सिर्फ 2.3% बचा है. दिस इज व्हाट वर्ल्ड बैंक सेज. बहुत ज्यादा लेवल पर रिडक्शन हुआ है. लेकिन जो अल्टरनेटिव वेज है, जैसे कि कल हम लोग जब कल के आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे, वी सॉ के स्टैटिस्टिक्स बहुत वेरी करता है ना. कल हम लोग आउट ऑफ पॉकेट
मेडिसिनल एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे तो वी सॉ वन रिपोर्ट सजेस्ट समथिंग, अनदर रिपोर्ट सेज समथिंग, थर्ड रिपोर्ट सेज समथिंग. सिमिलर थिंग हैज हैपेंड अबाउट दिस एज वेल. जो ऑल्टरनेटिव मेजर्स है ना गरीबी को, पावर्टी को काउंट करने के, जैसे कि एक मेजर है थाली इंडेक्स. ये थाली इंडेक्स क्या है? थाली, इट आर्ग्यूज इंस्टेड ऑफ काउंटिंग कैलोरीज, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग मनी, थाली इंडेक्स क्या कहता है कि पेट भर खाना खाने के लिए एक थाली में जो इंग्रेडिएंट्स आएंगे, अगर कोई इंसान वो 2 टाइम वो थाली खा सकता है, सो दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड एक्सट्रीमली पुअर. इस तरीके से एक आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि एटलीस्ट पेट की भूख निकल जाती है. तो वो उस मेजर से, रियलिस्टिक मेजर से ये थाली इंडेक्स बनाया गया. दिस थाली इंडेक्स शोज दैट मच हायर फूड डेप्रिवेशन than the suggested by the World Bank figures. जितना वर्ल्ड बैंक दिखा रहा है उससे कहीं ज्यादा हायर लेवल पे फूड डिप्रिवेशन. ये जो आर्टिकल की बात कर रहे हैं, जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, दिस आर्टिकल हैज हाईलाइटेड द लिमिटेशंस इन करंट पॉवर्टी मेजर्स एंड दिस आर्टिकल हैज सजेस्टेड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पीडीएस. करंट जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको रिफॉर्म और उसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है. दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल सेज. कैसे? सो वन लाइन में क्या कह रहा है वो कि सीरियल्स जो होते हैं उसके जगह पे पल्सेस पे फोकस करो, है ना. की हाइलाइट्स ये है कि जो कन्वेंशनल अप्रोच है, पॉवर्टी मेजरमेंट का जो कन्वेंशनल अप्रोच है, वो बेस्ड है कैलोरी इंटेक पे. एक बेसिक मिनिमम कैलोरी अगर आप कंज्यूम कर लेते हो तो आप गरीब नहीं हो, ये कन्वेंशनल अप्रोच कहता है. जो अल्टरनेटिव अप्रोच है जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट आपको आइडिया दी, थाली इंडेक्स, ये काउंट करता है अ मील, मतलब एक टाइम का खाना, कंप्राइजिंग ऑफ राइस, दाल, वेजिटेबल्स, रोटी, कर्ड एंड सलाड, विच अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 30 रुपीज एज पर क्राइसिल. बट पैसे की बात नहीं है, बात है ये इंग्रेडिएंट्स की. ये थाली में अगर है तो इट वुड बी कंसिडर एज अ कंप्लीट थाली. और अगर कोई एक दिन की 2 थाली मतलब लंच एंड डिनर अफोर्ड कर सकता है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फूड कंजम्पशन. अगर कोई ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो उनको तो गरीब ही कहलाना चाहिए एक्सट्रीम पॉवर्टी के डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से, है ना. तो ये जो थाली इंडेक्स है उसके फाइंडिंग्स क्या कह रहे हैं? जो रूरल इंडिया है, जो ग्रामीण भारत है, उसमें 50% पॉपुलेशन ऐसा है कि जो दोनों टाइम का थाली नहीं अफोर्ड कर पाता एज पर द थाली इंडेक्स. और जो अर्बन इंडिया है उसमें 20% लोग हैं कि जो दोनों वक्त की थाली नहीं अफोर्ड कर पाता. ठीक है. सो ये स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है. और ये स्टैटिस्टिक्स और जो वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है इसमें जमीन आसमान का फर्क है ना. अगर 50% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड 2 टाइम्स ऑफ थाली, लेकिन वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट बता रहा है कि दी extreme poverty has fallen from 16.4% to 2.4%. तो ये ड्रास्टिक डिफरेंस है. जो लोगों, अगर पीडीएस में भी उन लोगों को इंक्लूड कर दिया ना, आफ्टर दैट ऑल्सो deprivation is 40% amongst rural and amongst 10% amongst the urban population. So ये डेटा में ये वेरिएशन बहुत स्ट्रांगली दिखाई देता है. अब यहाँ पे उस पीडीएस सिस्टम में एक और दिक्कत है कि जो रिच लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, जो अर्बन है, जो रूरल है, उन सब में एक ही क्वांटिटी में राइस, व्हीट, मतलब जो सीरियल्स है उसका क्वांटिटी फिक्स किया हुआ है, राइट. ये क्वांटिटी वेरिएबल होना चाहिए क्योंकि अर्बन सिटीज, अर्बन सेंटर्स में रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, नीड्स अलग अलग है, टाइमिंग अलग अलग है. वही रूरल सेटिंग में ये सारा वेरी करता है. सो having equalized cereal or rice wheat consumption across rich and poor creates certain problems. क्या करता है? एक जो सब्सिडीज है, पीडीएस क्या है? सब्सिडाइज फूड है ना. तो इनडायरेक्टली ये जो सब्सिडीज है those flow even to the well off, जो अच्छे घर से है या जिनका इकोनॉमिक सिचुएशन इतना बुरा नहीं है, उनको भी ये सब्सिडी जाता है. सेकंड, जो रूरल टॉप 10% है वो ऑलमोस्ट 88% ऑफ द सब्सिडी ले लेता है. बचे हुए 90% में रिमेनिंग 12% डिस्ट्रीब्यूट होता है. मतलब कितना ज्यादा इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है आप समझ सकते हो.
सेम इज द केस विद द अर्बन सेटिंग. अर्बन सेटिंग में भी लगभग 80% ऑफ द हाउस होल्ड जो है, उन दोज हु कैन अफोर्ड 2 meals और 2 थालीज अ डे, 80% पॉपुलेशन जो ये अफोर्ड कर सकता है, उनको भी ये सब्सिडी जाता है. जैसे जैसे हाउस होल्ड का इनकम बढ़ता है, जैसे जैसे उनके पास ऑप्शंस आते हैं, वैसे वैसे सीरियल का जो कंजम्पशन है, उसके ऊपर का जो एक्सपेंडिचर है सीरियल्स के ऊपर, राइस व्हीट के ऊपर का कंजम्पशन है, वो रिड्यूस होते जाता है. करंटली इट इज अराउंड ओनली 10% ऑफ द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, है ना. सो अगर वो 10% ही अपने कमाई का हिस्सा सीरियल्स के ऊपर एक्सपेंडिचर में जा रहा है, तो द वेरी आइडिया ऑफ एलिवेटिंग पॉवर्टी थ्रू सीरियल्स shows up the limitations. Why do we need to restructure? Restructure का one of the strongest point is कि pulses के consumption में huge gap है. कितना gap है? जो सबसे गरीब 5% लोग है, the poorest 5%, they are consuming almost 50% of the pulses of the rich 5%. मतलब डिस्प्रोपोर्शन आप देख रहे हो, जो गरीब 5% लोग हैं वो 50% पल्सेस खा लेते हैं, और कंपेयर टू व्हाट द टॉप 5% शुड हैव कंज्यूम्ड. तो उन्होंने क्या प्रपोजल दिया है, रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करना है, कि जो पीडीएस है दैट शुड इंक्लूड पल्सेस, एंड pulses should become the main protein source. Pulses are not only the source of protein, but they are also source of minerals, vitamins, है ना. Then जो सीरियल एंटाइटलमेंट्स है कि इतना केजी देना चाहिए, इतना केजी व्हीट, इतना केजी राइस, इसको रैशनलाइज करना चाहिए. रैशनलाइज किस तरीके से, कि भाई जो पुअर पॉपुलेशन को जो एक्सेसिव राइस एंड व्हीट दिया जाता है उसको कम करिए, और जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो सॉरी नॉट अर्बन, जो रिच पॉपुलेशन, जो अमीर पॉपुलेशन है, उनके सब्सिडी को कम करिए. जो पैसा बचेगा उसको प्रोटीन रिच सीरियल्स में डालकर, प्रोटीन रिच पल्सेस में डालकर पीडीएस में ऐड करिए. दिस इज व्हाट the article is suggesting. यह है आपके लिए एक MCQ. Quickly you can go through it. With reference to food consumption and poverty in India, consider the following statements. According to World Bank, extreme poverty in India has fallen below 3%. Correct? Statement 1 is correct, so option B and option D is gone. Option A and C is correct. इसमें कहा है कि 1, 3 and 4 and 1 and 2. So second statement से ही आंसर मिल जाएगा. The Thali index approach considers only calorie intake. No. So second statement is wrong. Second is gone. The answer is A. You don't even need to read statement number 3 and statement number 4. Because Thali index does not consider consider only calorie intake. Next article is about SDG 3, Sustainable Development Goals जो है, उसका गोल नंबर 3 के बारे में हुआ क्या है कि SDG इंडेक्स जो डिक्लेयर होती है उसमें इंडिया का रैंक आया है 99th आउट ऑफ 167 कंट्रीज, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रैंक है इंडिया का. शायद पिछले साल इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज 109, मतलब 10 रैंक का इंप्रूवमेंट हुआ है ओवरऑल इसमें. तो ये कमेंडेबल है दैट इंडिया इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अचीविंग एसडीजी गोल्स. लेकिन एसडीजी गोल्स में सारे गोल्स के ऊपर इक्वली इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर रहा है ना. उसमें से एसडीजी 3 जो है उसमें इंडिया काफी लैग कर रहा है. इंडिया इज लैगिंग फार बिहाइंड देन व्हाट इट शुड हैव अचीव्ड बाय नाउ. तो ये आर्टिकल उसके बारे में बात करता है. एसडीजी हमको कब तक अचीव करना है? 2030 तक. ये मैंने अभी जैसे आपसे बात किया कि इंडिया इज रैंक्ड 99th आउट ऑफ 167 नेशंस इन 2050. इट इज बेस्ट एवर पोजीशन, इंप्रूविंग फ्रॉम 109 इन 2024. सो जो प्रोग्रेस जो देखा गया है दैट हैज बीन नोटेड इन बेसिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. लेकिन जो एसडीजी 3 है विच कंसर्न इटसेल्फ विद हेल्थ एंड न्यूट्रिशन गैप्स, it is still very stark. Especially थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट वैसे अर्बन एरियाज में देखा गया, बट द रीजन्स वेयर द इम्प्रूवमेंट इज मिनिमम, those are tribal belts and the rural areas. Those warrant special attention.
SDG3 आपको सबको पता ही होगा, बट फिर भी बता देते हैं. SDG3 is ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. It remains a critical but lagging area in case of India. ये क्या डेटा पॉइंट है? जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR जिसे कहा जाता है, it is still 97 per 1 lakh live birth. The target is 70. मतलब इसमें भी हम पीछे है. We are behind this by almost 27 numbers, जो काफी बड़ा नंबर है. जो अंडर 5 mortality rate है, that is still 32 deaths per 1000 lives. Target is 25. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, we are far behind by almost 27. यहाँ पे we are far behind by 7. जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 70 years है, टारगेट इज 73.63. यहाँ पे भी we are lagging by 3.63 years. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो कल हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया था, currently it is 13% of the consumption. Target is like 7.83%. Still we are lacking by 5%. Immunization coverage जो है वो अभी 93% है, target is 100%. Even here we are lagging by 7%. So if you notice on all the parameters, India is lagging considerably. Especially मतलब हम लोग SDG3 की बात कर रहे हैं, ये तो बेसिक है ना. मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का मतलब क्या है? जो प्रेग्नेंट वुमेन है while delivering their babies, if they are still dying, तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं ना. This is a very natural phenomena. It's a natural thing. The idea of reproduction is a natural thing. But आज भी अगर इतना मेडिसिनल एडवांसमेंट के बाद में अगर हर 1 लाख लाइव बर्थ में 97 का डेथ होता है, तो इट्स समथिंग वी शुड बी ashamed of, right? Even target of 70 is, I mean, ये भी अगर अचीव कर लेते तो इसमें भी बहुत ज्यादा खुशी वाली बात नहीं होगी. इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या? सो यस, इम्प्रूवमेंट हैज हैपेंड. इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है? लाइक जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट था वो 45 से 31 हो गया. जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो 39 था उसे वो 27 हो गया है. जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट था वो 26 से 19 हो चुका है. सो हर चीज में चेंजेस है, मतलब हर चीज में इम्प्रूवमेंट है. जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो 2014-15 में 130 था, वो आज आके 93 पर आज कर रुक गया है. लेकिन शुड वी बी सेटिस्फाइड विद 93? मतलब 130 से 93 का डिस्टेंस जो है वो कितना है? 37 नंबर्स का. 37 से रिड्यूस हुआ है कितने दिनों में? लगभग 10 सालों में. हमको 10 साल लग गए 37 से सिर्फ नंबर 37 से रिड्यूस करने के लिए. हमें और 27 से रिड्यूस करना है और 27 हमको कम करना है. उसके लिए हमारे पास कितना टाइम बचा है? 5 साल. कैसे करोगे? दैट इज व्हाट द आर्टिकल इज डिस्कसिंग, दैट वी नीड टू फास्ट ट्रैक द एफर्ट्स. ये डेटा जो है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से लिया गया. नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द challenges in achieving SDG 3. First and foremost, we have structural gaps, है ना. इंस्टीट्यूशनल गैप्स है. फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हेल्थ का वो पुअर है. जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर जो होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, सेकेंडरी, टर्शरी, स्पेशलिटी, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत वीक है. देन वी हैव इकोनॉमिक बैरियर्स, जैसे कि यस्टरडे भी डिस्कस के जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो कंसिडरेबली हाई है. वो उसके वजह से एक तो मेडिसिनल फैसिलिटीज जो है उसको एक्सेस लिमिटेड हो जाता है, एंड सेकंड हम पावर्टी ट्रैप में फंस जाते हैं. कल के आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि अगर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो वी एंड अप स्पेंडिंग टू मच एंड गेट इनटू दैट डेट ट्रैप, क्योंकि एसेट सेल करना पड़ता है, सम कमोडिटी सेल करनी पड़ती है, एंड दैट डजंट लुक गुड in terms of like long term effects. Then we have social and cultural factors. Socio-cultural factors में poor nutrition है, sanitation है, lifestyle choices है, stigma around the mental and reproductive health. अब आप मुझे बताइए कि social and cultural factors कैसे? Let's just understand this. देखने के लिए हमने ये देख लिया social and cultural factors. आप
बताइए कि कल्चरल एंड सोशल फैक्टर कैसे रोल करते हैं। आप सिंपल सी बात देखिए, आज भी रूरल इंडिया में घर के जो पुरुष है, जो मर्द है, हस्बैंड हो, उनके बच्चे हो, मतलब बेटे हो, ये पहले खाना खाता है। जब उनका खाना खाना खाकर हो जाता है, तब जो फीमेल फोक्स है, जो विमेन है, जो लेडीज है, वो खाना खाता है। सो बेसिकली आप कल्चरली आप देखोगे कि जो गरम गरम अच्छा बना हुआ, जो तुरंत बना हुआ है, वो पहले मर्द खाएंगे और फिर जो बच जाएगा वो औरतें खाएंगी। आई हैव सीन इन रूरल इंडिया कि कई बार अगर घर के मर्द या बच्चे बाहर है, तो कई बार औरतें अपने लिए खाना बनाती भी नहीं है, जो कल रात का बचा हुआ है वही खा लेती है ना। तो कैसे न्यूट्रिशनल मीट होंगे? तो ये कल्चरल डायमेंशन है। साथ में दिस इज व्हाट कल्चरल फैक्टर और सोशल फैक्टर लुक लाइक। वी ऑल्सो हैव डिजिटल डिवाइड, मतलब जो टेलीमेडिसिन है, जो डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन है, their penetration is limited. They are not deeply accessible or available for all. So what is the way forward? एक, connecting yesterday's article, out of pocket expenditure जो excessively बढ़ रहा है, we have to limit it. How can we limit it? एक universal health insurance चाहिए होगा। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस जैसे PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वो टर्शरी लेवल पे एक्सेस देती है। टर्शरी लेवल पे टेक्स केयर will have to go beyond just tertiary care, will also have to strengthen the primary healthcare system, है ना। अब हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में देयर इज वेरी गुड एग्जांपल कि जो जो रोबस्ट इंश्योरेंस मॉडल्स होते हैं ना, दैट हैव इम्प्रूव द आउटकम्स। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, जहाँ पे फर्स्ट डायग्नोसिस होता है, फर्स्ट असेसमेंट होता है, प्राइमरी क्योर किया जाता है, दोज आर द बैकबोन्स ऑफ द हेल्थ सिस्टम। वी हैव टू स्ट्रेंथन दोज, है ना। वहीं पे अगर जल्दी से हम लोग ने एसेस कर लिया, जल्दी से उसका ट्रीटमेंट कर लिया, देन रेस्ट बिकम्स द इजियर पाथ। अब थर्ड एंड प्रॉब्ली मेरे पर्सपेक्टिव से अगर इफ आई हैव टू गिव माय पर्सनल ओपिनियन, मेरे हिसाब से ये जो थर्ड अप्रोच है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, स्कूल बेस्ड हेल्थ एजुकेशन। इसके कुछ ग्लोबल एग्जांपल्स है। फिनलैंड का एक एग्जांपल है, जर्मनी का एक एग्जांपल है। ये कुछ कंट्रीज है जिन्होंने हेल्थ एजुकेशन को सिस्टम में प्रायोरिटी दी और उसका काफी इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि हेल्थ स्कूल बेस्ड जो एजुकेशन होता है वो प्रिवेंटिव केयर पे ज्यादा एम्फसाइज करता है रादर देन क्यूरेटिव केयर। इसमें अगर हम न्यूट्रिशन के बारे में लेक्चर्स ले सकते हैं, या न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया जा सकता है, हाइजीन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अगर डिस्कशन हो, रोड सेफ्टी, मेंटल वेलबींग के बारे में डिस्कशन हो, सो इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द प्रिकॉशनरी केयर, प्रिवेंटिव केयर। हाँ, मैं ये एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा था कि फिनलैंड का 1970s का एग्जाम्पल है, वेयर इंक्लूडिंग स्कूल बेस्ड हेल्थ एजुकेशन रिड्यूस द कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस वाया न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल एजुकेशन। जापान में हेल्थ एजुकेशन कंपलसरी है, एंड आपको तो पता है कि कंपलसरी हेल्थ एजुकेशन की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी हेल्थ इंडेक्स ऑफ जापान हैज इंक्रीज्ड इमेंसली। फिर पेरेंट्स एंड कम्युनिटी का भी अपना एक रोल है। लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। With reference to performance on SDG 3, consider the following statements. India's maternal mortality ratio is already below 2003 target of 70%, 70 plus 1000 lives. ये क्या? Already below. Statement 1 is wrong. So option B और option D दोनों में 2 and 4 common है. So 2 and 4 statements are correct. Now just focus on statement 3. Immunization coverage in India is above 95%, achieving universal coverage. Wrong. 93 के आसपास है, and universal coverage के लिए 100% चाहिए, तो statement 3 is also wrong. So correct answer is option B, that is 2 and 4 only. Next article is technology as a grammar of governance. जैसे टाइटल सजेस्ट कर रहा है,
आर्टिकल में भी वही है. प्राइम मिनिस्टर मोदी has highlighted that technology should become the backbone, the heart and soul of good governance. हम लोग अब तक काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं. इट इज़ टेक्नोलॉजी इज प्रॉब्ली दी, सॉरी आई वुड बी एक्सटेंडिंग अ लिटिल फर्दर. जो आर्टिकल मैंने दिया वो मैं बोल रहा हूँ कि शायद कम्युनिज्म का बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक्ट्स एज द बेस्ट इक्वलाइजर. सेम टेक्नोलॉजी अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, ओनर से लेकर कंज्यूमर, वर्कर, सब लोग यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यूपीआई हो गया, डिजी लॉकर हो गया, जैम ट्रिनिटी हो गया, जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी हो गया. ये सारे जो टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन है, कोविन हो गया, ये हर कोई यूज कर सकता है, राइट. एंड दैट बिकम्स इक्वलाइजर. आप किस कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, ट्राइब, किस geographical location से आते हो, if you get an access to that technology, you can become equal with the all of the others who are using that technology, है ना. तो इसीलिए टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस का बैकबोन एंड हार्ट एंड सोल बनाना चाहिए, ऐसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने कहा. सी his exact words were कि he has positioned technology as India's greatest equalizer, making the digital access universal through initiatives like UPI, Aadhaar, Jam Trinity, Cowin, Pragati, DigiLocker, IndiaStack, and so on. The idea of making technology as the basis of good governance is actually rooted in deep philosophy of Antyodaya, है ना. अंत्योदय का जो philosophy है, which was evolved during the India's freedom struggle, उसमें rooted है. What does Antyodaya says कि जो last person हायरार्की में या किसी भी तरह जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जो लास्ट पर्सन है, सबसे दूर सिस्टम से जो पर्सन है, उससे शुरुआत करना है. अपलिफ्टमेंट ऑफ द लास्ट पर्सन इज व्हाट अंत्योदय मींस. इट इंश्योर्स दैट टेक्नोलॉजी इज इंक्लूसिव, इट इज ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव. ये तीनों कीवर्ड्स है, इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव. हाउ टेक्नोलॉजी शुड बी, इट शुड बी इंक्लूसिव, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड इट शुड बी ट्रांसफॉर्मेटिव. फ्रॉम मतलब गुजरात के कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, जैसे कि ज्योतिग्राम था, कैनल टॉप सोलर था, ई धारा था, टू करंट नेशनल लेवल एक्सपेरिमेंट्स विच वी हैव ऑलरेडी सीन. ये हर एक्सपीरियंस हैज शोन दैट टेक्नोलॉजी कैन बिकम द इक्वलाइजर एंड बैकबोन ऑफ द गुड गवर्नेंस. गुजरात मॉडल क्या है? ज्योतिग्राम स्कीम जा था जो 2003 में था, जिसमें क्या हुआ, जो फीडर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज होता है, वो घर के लिए एंड एग्रीकल्चर के लिए पहले एक हुआ करते थे, तो उन दोनों को सेपरेट कर दिया. 24/7 पहले कैसा होता था ना कि अगर आप घर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से कि लोड शेडिंग हो रहा है और खेत में अगर आपको पता है कि पानी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी दिन में 3 घंटे रहेगा या 5 घंटे रहेगा, तो उस 5 घंटे में आप मोटर ऑन करके जितना पानी एक्सेस निकाल सकते हो उतना निकाल के खेत में स्प्रेड कर देते थे. कई बार उतने पानी की जरूरत भी नहीं होती थी, तो अननेसेसरी वाटर टेबल नीचे चला जाता था. लेकिन अगर आप घर का और इसका अलग अलग कर देते हो तो वाटर का एक्सेसिबिलिटी को लिमिट कर दिया था. सो ये था ज्योतिग्राम स्कीम 2003 का, जिसमें फीडर सेपरेशन हुआ, 24/7 पावर सप्लाई एक सेक्शन में दिया और एक में स्लो डाउन कर दिया. कैनल टॉप सोलर पैनल ये 2012 में गुजरात गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था. मतलब क्या, जो कैनल्स होता है, जो वाटर बॉडीज है कैनल, ऑब्वियसली यू नो कि पानी सप्लाई करने के लिए कैनल बनाया जाता है, उसके ऊपर सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी. इससे दोनों चीजें हुई, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ और दूसरा जो पानी इवेपोरेशन से वेस्ट होता है वो रुक गया, वाटर कंजर्वेशन हुआ. ई धारा ये क्या था कि एक लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन. स्वागत क्या था कि चीफ मिनिस्टर सर जो थे वो कॉमन पब्लिक से वीडियो कॉन्फ्रेंस से इंटरेक्ट करते थे. This all led to better governance. It all led to reduce corruption and improved transparency. नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले हम लोगों ने बहुत स्ट्रांगली एक्सपीरियंस किया थ्रू जैम ट्रिनिटी, जहाँ पे जनधन बैंक अकाउंट वर लिंक्ड विद आधार एंड मोबाइल. इससे 53 करोड़ 530 मिलियन बैंक अकाउंट्स वर ओपन एंड जो फाइनेंशियल इंक्लूजन था वो मेन स्ट्रीम कर दिया गया. जो पहले ह्यूज पॉपुलेशन वाज एक्सक्लूडेड
फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम। उनको लोकल जो मनी लेंडर्स हुआ करते थे, एक्सप्लॉयटर्स हुआ करते थे, उनके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था, बिकॉज उनके पास बैंक अकाउंट नहीं था, है ना। तो जैम ट्रिनिटी ने ये बहुत बड़ा इंक्लूजन किया, 53 करोड़ बैंक अकाउंट ओपन हुआ। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इट हैज सेव्ड ऑलमोस्ट 4.3 लाख करोड़ बाय एलिमिनेटिंग द लीकेजेस। सेम इज द केस विद द आधार एंड केवाईसी, यूपीआई। यूपीआई तो मतलब आज कौन नहीं यूज कर रहा, देयर आर 55 करोड़ यूजर्स, है ना। हर महीने मोर देन 20 बिलियन ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब पूरी दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के जो रियल टाइम ट्रांजैक्शन होता है ना, उसके 50% सिर्फ इंडिया में होता है, रियल टाइम ट्रांजैक्शन। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा अचीवमेंट है। आई विल रिपीट माई सेल्फ, पूरे वर्ल्ड के जो रियल टाइम ट्रांजैक्शन है उसमें से 50% आर हैपनिंग इन इंडिया अलोन। दैट इज द mammoth jump that UPI has taken. गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी में वी सी टेक्नोलॉजी ने कहाँ काम किया। एक तो प्रगति प्लेटफॉर्म, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सर जो है वो ही कैन डायरेक्टली मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल इवोल्यूशंस, इसके ऊपर डायरेक्टली मॉनिटर कर सकता है। इससे एफिशिएंसी बढ़ गया क्योंकि पता है कि प्राइम मिनिस्टर सर देखने वाले, और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ गया। देन डीजी लॉकर, एवरीबडी इज यूजिंग, देयर आर 57 करोड़ यूजर्स और 967 डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड। पीएम किसान, 11 करोड़ फार्मर्स रिसीव डायरेक्ट इनकम सपोर्ट डिजिटली, पीएम किसान योजना जो। देन टेक्नोलॉजी इन की सेक्टर, हेल्थ केयर में कोविन का हमने देखा है कि लगभग 200 करोड़ वैक्सीन डोसेस का डेटा उन्होंने स्टोर कर रखा है। एग्रीकल्चर में एआई एप्स आ चुका है, रियल टाइम वेदर एंड सॉइल डेटा का मदद फार्मर्स को मिल जाता है। स्पेस एंड साइंस में टेक्नोलॉजी ने, वी हैव सीन चंद्रयान 3, देन मंगलयान, गगनयान मिशन, हर जगह पे टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ बैकबोन। इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई में लाइक पीएम गति शक्ति, आज हम हर जगह पे जीआईएस मैपिंग हो रहा है ना, इंटीग्रेटेड हो चुका है। देन यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर दैट दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। फॉर एग्जांपल, अगर जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, अगर आई एम नॉट श्योर इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, एक जो SSLV है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसको इंडिया में कंप्लीट सैटेलाइट मैन्युफैक्चर करके उसमें 500 kg तक के डिफरेंट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को लॉन्च करके प्लेस करने के लिए सिर्फ 30 करोड़ रुपए लगता है। आप बोलोगे 30 करोड़ रुपए क्या छोटी अमाउंट है, क्या बड़ी अमाउंट है, बट कंपेयर इट विथ व्हाट ब्रिटिशर्स आर ऑफरिंग। जो ग्रेट ब्रिटेन है, जो इंग्लैंड है, उसकी जो स्पेस एजेंसी है, वो एक सैटेलाइट को लॉन्च करने का 500 करोड़ लेता है। कहाँ 500 करोड़ में एक सैटेलाइट, कहाँ 30 करोड़ में 500 kg तक का मल्टीपल सैटेलाइट्स आप SSLV से लॉन्च कर सकते हो। सो स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया ने जो महारत हासिल की है, उससे ग्लोबल स्पेस एजेंसीज आर इंस्पायर्ड। सेम इज द केस विद द यूपीआई। यूपीआई को सिंगापुर, फ्रांस, इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। G20 में इसको एंडोर्स किया गया था एज अ मॉडल फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लेट्स सॉल्व दिस MCQ. With reference to the India's digital transformation, consider the following statements. Statement 4. The CoWIN platform was developed primarily for Aadhaar authentication services. 1, 2 and 3, 1 and 3. So 1 is correct, 3 is correct. Aadhaar based eKYC has reduced customer verification cost from hundreds of rupees to single digit. Correct. The answer is A, 1, 2 and 3. This is last article, India AI Impact Summit of 2026. Government of India has unveiled the logo and key flagship initiatives for the India AI Impact Summit of 2026. अब इसका बैकग्राउंड ये है ना कि पहली बार ग्लोबल साउथ में से किसी ने AI के समिट को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसमें जो लोगो अनवील किया गया, that also has some symbolical significance. We'll try and say it. Okay.
जो मीटी है, मीटी का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. The MITI has unveiled the logo and the flagship initiatives for India AI Impact Summit of 2026. ये अगले साल 19-20 फरवरी में दिल्ली में होने वाला है. It would be first time will be hosted by the Global South nation, and this summit will be anchored on three pillars: people, planet, and progress. 3 P's: people, planet, and progress. ये 3 सूत्र हो गए, और there would be 7 chakras as thematic pillars of cooperation. ये लोगो सिग्निफिकेंस क्या है? इस लोगो में ना अशोक चक्र का यूज किया गया है. इट रिफ्लेक्ट्स एथिकल गवर्नेंस, इट रिफ्लेक्ट्स जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. इट ऑल्सो, मतलब ये जो, अगर आप शायद आगे ऐड किया हुआ है, अगर नहीं किया होगा तो इट्स माई मिस्टेक, न्यूरल नेटवर्क का फ्लेयर्स दिखाया गया है. लाइक फॉर एग्जांपल, इट इज रिफ्लेक्टिव द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज. उसको सिंबलाइज करने के लिए ये न्यूरल का नेटवर्क के फ्लेयर्स को दिखाया गया है. जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च किए गए, which are obviously will be discussed and assessed in the summit next year, उसमें है, फर्स्ट इज AI pitch fest अंडर उड़ान. मतलब इसमें क्या होगा कि जो ग्लोबल AI स्टार्टअप्स है उनको शोकेसिंग किया जाएगा. शोकेसिंग ग्लोबल AI स्टार्टअप्स, स्पेशली जो सेकेंड थर्ड टायर जो है, मतलब सेकेंड थर्ड टीयर सिटीज जो इंडिया के जो टाउन है, पेरी अर्बन सिटीज है, उनको फोकस किया गया. दे वुड बी एट द फोर फ्रंट ऑफ इट. विमेन डिफरेंटली एबल्ड इनोवेटर्स जो हो गए उनको प्रायोरिटी दी जाएगी. सेकेंड इज ग्लोबल इनोवेशन चैलेंज, यूथ एंड वुमेन लेड AI सॉल्यूशंस, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है उनके लिए. देन देयर वुड बी अ सिंपोजियम फॉर रिसर्च, जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी प्लेटफॉर्म है, अलग अलग डिसिप्लिन के इंटरकनेक्शंस को एस्टैब्लिश करके उनको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा फॉर इंटरनेशनल रिसर्च. देन देयर विल बी AI एक्सपो, एंड देयर विल बी इंडिया AI फाउंडेशन मॉडल्स, जिसमें 8 प्रोजेक्ट दिखाए जाएंगे. ये अगर आपको देखा जाए तो इसके जो डिटेल्स है वो अभी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है. ये आपके लिए न्यूज में बस इसलिए कवर किया गया क्योंकि ये अगले साल बहुत बड़ा इवेंट है, तो आपको ये धीरे 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 ये बिल्डअप होते जाएगा. इट विल बी रिपीटेड, लाइक इसके ऊपर हर महीने आर्टिकल आएगा, लगभग दिसंबर तक हर महीने आर्टिकल आएगा. जनवरी में ऑलमोस्ट एवरी वीक इसके ऊपर आर्टिकल आएगा. फरवरी में जब तक वी रीच टू द पॉइंट ऑफ दिस समिट, शायद हर रोज आर्टिकल है, उसका फिर असेसमेंट होगा. तो इसका ये बस इनिशियल बिल्डअप है. आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव कि कुछ ऐसा इंडिया में कंडक्ट किया जा रहा है. इसको मेंस के लिए आप लिख सकते हो. अगर आप इस साल मेंस दे रहे हो तो कोई भी टेक्नोलॉजी वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये 3 वर्ड्स को आप यूज कर सकते हो. ये 3 सूत्र जो है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, ये 3 बहुत क्रिटिकल होंगे. टेक्नोलॉजी के अगले कभी भी अगर आप कोई आंसर लिख रहे हो तो इसमें आप ये कीवर्ड यूज कर सकते हो, PPP, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस. इंक्लूसिविटी को वो एक्सप्रेस करता है. द अनदर कीवर्ड इज A फॉर एक्सेसिबिलिटी, दूसरा A इज फॉर अफोर्डेबिलिटी, एंड थर्ड A इज फॉर अवेलेबिलिटी. इन ऐसे कीवर्ड्स को आप मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो. 7 चक्रास जो एक्शन एरियाज दिखाए गए वो बस आपके लिए बस टाइटल ही जरूरी है. एक है ह्यूमन कैपिटल, सेकंड इज इंक्लूजन, थर्ड इज सेफ एंड ट्रस्टेड AI, बिकॉज ट्रस्ट ये बहुत बड़ा, डेटा ब्रिज का AI में बहुत बड़ा इशू है. रेजिलियंस एंड एफिशिएंसी, साइंस, then democratization of AI resources and artificial intelligence for social good. ये MCQ है. You can try and attempt this MCQ with reference to the India AI Impact Summit. Consider the following statements. Please try and write the answer in the comment section, or you can just text me. ठीक है? Please go through this. So I hope
you have tried to attempt these questions, try and use elimination technique. I'll just get aside and I'll let you read one more time. Thank you so much for joining, for indulging in this discussion. I also want to extend a very grateful gesture कि पिछले 5-6 दिनों में जो हमने पैटर्न चेंज किया है उसको आपने जिस तरीके से रिसीव किया है, जिस तरीके से आपने उसको अप्रिशिएट किया, दैट इज़ रियली ओवरवेलमिंग. I personally will try more. I will try to improve it even further and try and contribute even more in your journey. Okay, just a polite reminder, जो कल टेस्ट है उसको आप अटेम्प्ट करिएगा एंड ट्राई एंड टॉप सो दैट आपको जो बाकी के बेनिफिट्स हैं वो भी मिल जाए. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.